तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। नमस्कार। भारत और बांग्लादेश, ये दो नाम सुनते ही दोस्ती और सहयोग की तस्वीर सामने आती है ना? लेकिन हाल के दिनों में इस तस्वीर में दरारें दिखने लगी हैं। जो रिश्ते कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे, उनमें अब एक अजीब सा तनाव घुल रहा है। तो चलिए आज इसी बदलाव की परतों को खोल कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इसका असर क्या हो सकता है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश में ये नई सियासी कहानी लिखी कैसे जा रही है। फिर देखेंगे कि डिप्लोमेसी और इल्जामों का ये खेल क्या है। बात यहाँ से बढ़कर धमकियों तक कैसे पहुंच गए, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, नई दिल्ली की चिंताएं क्या हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सत्ता तक पहुंचने का कोई नया फॉर्मूला बन गया है? तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव से जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। एक ऐसा बदलाव जहां भारत से दुश्मनी को एक, कह सकते हैं, सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि पहले जो भारत के खिलाफ बातें थी ना, वो कुछ गिने चुने छोटे मोटे ग्रुप्स तक ही सीमित थी। लेकिन अब ये चीज बांग्लादेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। ऐसा लग रहा है मानो पॉलिटिकल पावर और अपनी जगह पक्की करने के लिए ये एक नया टूल, एक नया हथियार बन गया हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नई सोच है, ये ऑफिशियल लेवल पर कैसे दिख रही है? मतलब बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है, वो डिप्लोमेसी और इल्जामों के जरिए अपनी बात कैसे रख रही है? तो देखिए, अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाई रिश्तों में जो तनाव है उसकी वजह यह है कि भारत छात्र विरोधों से खुश नहीं था। यही नहीं, ये भी इल्जाम है कि इंडियन मीडिया इन विरोधों के बारे में फेक न्यूज़ फैला रहा है। और तो और, भारत पर पूर्व प्रधानमंत्री को पनाह देने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने तो सार्क यानी जो हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसके काम न करने का ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ दिया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ये मामला सिर्फ ऑफिशियल बयानों और इल्जामों तक ही नहीं रहा। बात अब आलोचना से बहुत आगे सीधी सीधी धमकियों तक जा पहुंची है। और जाहिर है इससे माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। ठीक एक साल बाद सितंबर 2025 में अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने खुलकर भारत के रोल पर सवाल उठाए। और फिर देखिए, 2025 के आखिर तक आते आते छात्र और कुछ चरमपंथी नेता तो सीधे सीधे भारतीय हितों के खिलाफ धमकियां देने लगे। नतीजा, दिसंबर 2025 तक मामला इतना गंभीर हो गया कि भारत को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करना पड़ गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, ये डिप्लोमैटिक बहस से कहीं आगे निकलकर खुली धमकियों तक पहुंच गया है। मतलब एक छात्र नेता भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बाकी देश से काट देने की धमकी दे रहा है। एक चरमपंथी संगठन से जुड़ा आदमी ढाका में भारतीय एम्बेसी में घुसने की बात कर रहा है। हद तो तब हो गई जब एम्बेसी पर हमले के इरादे से एक लॉन्ग मार्च तक निकाला गया और साथ ही खुलेआम आर्थिक दबाव बनाने की चेतावनियां भी दी गईं। अब जाहिर सी बात है, जब हालात इतने बिगड़ रहे हों और धमकियां खुलेआम दी जा रही हों, तो नई दिल्ली भी चुप नहीं बैठ सकती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत ने इस पर ऑफिशियल तौर पे कैसे रिएक्ट किया। भारत का जवाब बहुत ही नपा तुला और स्टेप बाय स्टेप था। पहला कदम, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। दूसरा, भारत ने साफ साफ कहा कि ये जो चरमपंथी ताकतें एक झूठा नैरेटिव बना रही हैं, उसे हम सिरे से खारिज करते हैं। तीसरा, इस बात पर चिंता जताई गई कि अंतरिम सरकार इन धमकियों की कोई ठीक-ठाक जांच नहीं कर रही है। और चौथा और सबसे जरूरी, ढाका से कहा गया कि वो अपने यहाँ हमारे डिप्लोमैटिक मिशन और लोगों की सुरक्षा पक्की करें। तो भारत की जो मुख्य चिंताएं हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो अपने डिप्लोमैटिक मिशन और वहाँ काम करने वाले लोगों की सेफ्टी। फिर वहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं पर जो हमले बढ़ रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता है। इसके अलावा जो चरमपंथी ग्रुप भारतीय हितों को निशाना बना रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर भी नजर है। और ये महसूस किया जा रहा है कि अंतरिम सरकार शायद इन कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही। और आखिर में भारत ने 1971 की आज़ादी की लड़ाई के साझा इतिहास को याद रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सब घटनाओं का मतलब क्या निकाला जाए?
क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे सत्ता तक पहुंचने की कोई गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था? विदेश नीति दो देशों की सरकारों का मामला होती थी, ज्यादातर बातें बंद दरवाजों के पीछे होती थीं। लेकिन अब जो नई डायनामिक्स है, उसमें भारत के खिलाफ बोलना बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में अपनी पहचान बनाने और खुद को प्रासंगिक साबित करने का एक सर्टिफिकेट जैसा बन गया है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई देश अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते को अपनी अंदरूनी राजनीति का एक औजार बना ले, तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता का क्या होगा? इसका आखिरी असर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत और बांग्लादेश के भविष्य पर ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता पर गहरा असर डालेगा।